सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम विदेशी आक्रमणकारियों में महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में विदेशी आक्रमणों का एक लंबा इतिहास रहा है। प्राचीन काल से हमारे देश में कई आक्रमणकारी आए, कई आक्रांत आए। ठीक है, शक है, हूण है, कुषाण है, हिंद यूनानी शासक है, सिकंदर है, ठीक है, डेरियस है। बहुत लंबी कहानी रही है भारत पर आक्रमण करने की। अगर हम मुस्लिम आक्रमणों की बात करें तो सर्वप्रथम भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण किया गया 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर शहन के साथ उसका संघर्ष हुआ और उसके बाद लगातार भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे। सबसे पहली बात यह है कि भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों होते रहे, वो कौन से कारण थे जिस कारण से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्राचीन काल से भारत एक समृद्ध देश रहा है। उसकी समृद्धि पूरे विश्व में चर्चित रही है। भारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ दूध और घी की नदियाँ बहती हैं और भारत देश को एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो अक्सर विदेशी शासकों ने या विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत की धन संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। तो इसी उद्देश्य से महमूद गजनवी ने भारत पर एक नहीं, दो नहीं, कई आक्रमण यानी 17 बार भारत को लूटा या उस पर आक्रमण किए और यहाँ से अथाह धन संपदा लूटकर अपने देश गजनी ले गया। दूसरा, इन आक्रमणकारियों का, चाहे महमूद गजनवी हो या दूसरा कोई भी शासक हो, दूसरा एक बहुत बड़ा कारण रहा कि जब इस अरब प्रदेश में मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का उदय हो चुका था, तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो महमूद गजनवी ने भी भारत पर आक्रमण का एक प्रमुख उद्देश्य था कि वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और वह चाहता था कि पूरे भारत में इस्लाम धर्म का राज्य हो, भारत के लोग इस्लामी धर्म ग्रहण कर लें। तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना भी उसका एक उद्देश्य रहा। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये था कि प्रत्येक शासक अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है, उसकी जो अपनी जीतने की जो चाह होती है, अपना जो साम्राज्य होता है, उस साम्राज्य का वह विस्तार करना चाहता है। तो साम्राज्य विस्तार भी एक कारण रहा भारत में महमूद गजनवी के आक्रमण का। लेकिन अगर महमूद गजनवी के बारे में देखें तो महमूद गजनवी का पिता था, वह सुबुक्तगीन था, गजनी का शासक था। सुबुक्तगीन ने भी भारत पर आक्रमण किए हैं। सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र महमूद गजनवी को बचपन से ही अच्छी शिक्षा दीक्षा, सैन्य शिक्षा, प्रशिक्षण दिया और उसके बाद उसे एक प्रशिक्षित शासक के रूप में तैयार किया। लेकिन कहा जाता है कि सुबुक्तगीन अंतिम समय में महमूद गजनवी से नाराज हो गया और उसने अपने दूसरे पुत्र इस्माइल को गजनी का शासक नियुक्त कर दिया। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी ने, जो योग्य था, शक्तिशाली था, प्रशिक्षित था, उसने अपने भाई इस्माइल को गजनी से हट भगा दिया और उसके स्थान पर स्वयं
शासक बन गया और शासक बनने के बाद उसने भारत पर कई आक्रमण किए, या यूँ कहें 17 आक्रमण किए। इन 17 आक्रमणों में सबसे ज़्यादा कुख्यात जो आक्रमण था वह 16वां आक्रमण जो सोमनाथ पर किया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक, 1025 में उसने सोमनाथ पर आक्रमण किया और 1027 में उसने सिंध के खिलाफ, जाटों के खिलाफ उसने अंतिम आक्रमण किया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो 1001 से लेकर 1027 तक यानी 26 वर्षों में उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। तो देखते हैं कि महमूद गजनवी के समय में भारत के किन शासकों ने महमूद गजनवी के साथ संघर्ष किया, या भारत में कौन से तत्कालीन शासक थे जब भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम 1001 में पंजाब पर आक्रमण किया और उस समय पंजाब का शासक था जयपाल। अगर हम देखें तो जयपाल के खिलाफ महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और जयपाल बड़ी वीरता से लड़ा। और पंजाब के साथ अगर आप देखें तो जो पंजाब पर आक्रमण किया तो उस समय महमूद गजनवी को जयपाल के साथ कड़ा संघर्ष करना पड़ा। हिंदू सैनिकों ने उनसे महमूद गजनवी से लोहा लिया और लगभग इसमें अगर हम देखें तो 15,000 हिंदू सैनिक हताहत हुए और लगभग जयपाल के प्रमुख सहायक जो सेनापति थे उनको बंदी बना लिया गया। जयपाल पराजित हुआ और बाद में उसे 25,000 जो स्वर्ण मुद्राएं या कहते हैं मुद्रा लेकर जयपाल को रिहा किया गया। और जयपाल को इसके लिए बड़ी आत्मग्लानि हुई, उसे दुख हुआ और अंततः उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने राज्य की सुरक्षा नहीं कर पाया तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए और उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद महमूद गजनवी पंजाब से आगे बढ़ा और उसने भीरा और मुल्तान को जीतने का प्रयास किया या उस तरफ वह चला गया। ऐसी स्थिति में जयपाल का उत्तराधिकारी बना आनंदपाल। आनंदपाल जयपाल पर हुए आक्रमण का, महमूद गजनवी ने जो भारत पर आक्रमण किया उसमें 15,000 से ज़्यादा लोग सैनिक भारतीय सैनिकों को काट, हिंदू सैनिकों को कहते हैं या क्षत्रिय सैनिकों को कहते हैं या राजपूत सैनिकों को कहते हैं, उनको काट डाला, मार डाला। तो उसका बदला लेने के लिए जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल ने तत्कालीन भारतीय जो शासक थे उन शासकों से सहयोग मांगा। और मुख्यतः अगर हम देखें तो उस समय 6 राजाओं ने उसका सहयोग किया, जिसमें उज्जैन है, ग्वालियर है, कालिंजर है, अजमेर है, ठीक है, और कन्नौज है, दिल्ली है। इन शासकों ने एक बड़ी सेना आनंदपाल के सहयोग या सहायतार्थ और महमूद गजनवी के खिलाफ भेजी और इसमें महमूद गजनवी को कड़ा संघर्ष हुआ। और इसमें महमूद गजनवी के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें प्रारंभिक समय में अगर देखें जो मुस्लिमों या महमूद गजनवी की सेना को बहुत नुकसान हुआ और इस नुकसान में कई मुस्लिम सैनिक मारे गए और महमूद गजनवी की पराजय होने वाली ही थी। लेकिन एकाएक आनंदपाल का हाथी है, वह हाथी बिफर जाता है और वापस युद्ध मैदान से भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजपूत ये समझते हैं, सैनिक जो सहयोगी सहायतार्थ सैनिक थे, कि आनंदपाल युद्ध मैदान से भाग गए हैं तो और वह
युद्ध मैदान से जीती हुई बाजी हार जाते हैं और 1008 में पुनः महमूद गजनवी का पंजाब पर अधिकार हो जाता है और उसके बाद उसने पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर एक प्रकार से महमूद गजनवी का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार एक जीती हुई बाजी कहें तो हार गए और इस युद्ध में महमूद गजनवी को बड़ी क्षति उठानी पड़ी। लगभग उसके 5000 से ज़्यादा सैनिक इस युद्ध में मारे गए। इसके बाद उसने महमूद गजनवी को और अधिक लालच आया और उसके बाद उसने और आगे के प्रदेशों को जीतने की योजना बनाई। उसने सुन रखा था नगरकोट और कांगड़ा के मंदिरों में अथाह धन पड़ा है, तो अतः उसने अगली योजना के लिए 1009 में उसने नगरकोट और कांगड़ा वाले प्रदेशों पर आक्रमण किया और वहाँ राजा ने कोई संघर्ष नहीं किया और महमूद गजनवी ने वहाँ पर बहुत अत्याचार किए। कहा जाता है कि सब्जियों जिस प्रकार से सब्जी काटी जाती है इस प्रकार से उसने वहाँ के लोगों को गाजर मूली भिंडी की तरह लोगों को काट डाला और रौंद डाला और वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया। तो 1009 में उसने नगरकोट और कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। इससे कांगड़ा और नगरकोट से महमूद गजनवी को अपार धन संपदाएं मिली और यहाँ से वह बैलगाड़ियाँ भर के सोना और चांदी लेकर गया। उसके बाद उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया, जो सामान्यतः 1009 से 1014 के बीच में थानेश्वर एक समृद्ध नगर रहा है, ठीक है ना। तो थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर के विषय में उसने पहले ही सुन रखा है, क्योंकि थानेश्वर आप देखें तो जो अंतिम हिंदू सम्राट की बात करें तो हर्ष जो एक शक्तिशाली शासक था, तो वर्धन वंश थानेश्वर से सामान्यतः तो थानेश्वर हर्ष के समय से एक समृद्ध नगर रहा है। तो उसने थानेश्वर को लूटा और थानेश्वर को अथाह संपत्ति प्राप्त करके उसने वहाँ जो स्थापित जो नगर थे मठ थे उन सब को तहस नहस कर दिया। उसके बाद थानेश्वर से वह आगे बढ़ा और वह मथुरा और कन्नौज की ओर आगे बढ़ा। और तत्कालीन अगर हम बात करें तो जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कन्नौज एक समृद्ध नगर था और कन्नौज पर अगर हम देखें तो एक सर्वाधिक अगर शक्तिशाली शासकों की अगर तत्कालीन समय में बात करें तो उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली केंद्र था और वहाँ पर अगर हम देखें तो राज्यपाल शासक था। तो इस प्रकार उसे जब उसने कन्नौज पहले उसने मथुरा को लूटा और मथुरा के मंदिरों को तोड़ फोड़ करके फिर वह कन्नौज पर उसने आक्रमण किया। तो कन्नौज का शासक था राज्यपाल ने बिना कोई संघर्ष किए वह कन्नौज छोड़कर जंगलों में भाग गया और उसके बाद महमूद गजनवी ने कन्नौज नगर को भी बुरी तरह रौंद डाला और उस वहाँ की अथाह धन संपत्ति उसे प्राप्त हुई। उसने वहाँ के मंदिरों मठों को तोड़ दिया और इस्लाम धर्म का कहें तो वर्चस्व स्थापित करना चाहा। इसके बाद अगर देखें तो उसने कहा जाता है कि उसने लगभग कन्नौज में 1000 मंदिरों से अपार धन संपत्ति को लूटा और उसके बाद उन मंदिरों को भी उसने तोड़ दिया। इसके बाद अगर बात करें तो कालिंजर पर आक्रमण जब राज्यपाल इस प्रकार से जनता को भगवान के भरोसे छोड़कर भाग गया तो कालिंजर के शासक उससे बड़े नाराज हुए। उसने एक राज्यपाल की कायरता से उनको घृणा हुई और कालिंजर के शासकों के नेतृत्व में एक दल बना और उसने राज्यपाल की हत्या कर दी और पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। जब इसकी जानकारी महमूद गजनवी को लगी तो उसने कालिंजर पर पुनः आक्रमण किया। तो ग्वालियर के गंड शासक ने राज्यपाल की हत्या करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसके बाद
महमूद गजनवी ने पुनः दंडित करने के लिए ग्वालियर पर गए, कालिंजर पर गए, आक्रमण किए और वहाँ के चंदेल शासक एक बड़ी सेना के साथ तैयारी की, लेकिन महमूद गजनवी के साथ युद्ध में वह भी पराजित हुआ। आगे अगर देखें तो उसका जो सबसे कुख्यात आक्रमण रहा है महमूद गजनवी का, और वो सबसे कुख्यात आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण मंदिर था भारत का, और वर्तमान में गुजरात, तत्कालीन भारत में काठियावाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर भगवान शिव का, और उस मंदिर की अथाह संपत्ति के बारे में भी महमूद गजनवी ने सुन रखा था। अतः उसने सोमनाथ मंदिर लूटने की योजना बनाई और उसने एक विशाल सेना लेकर वह अनिलवाड़ा को लूटने के लिए काठियावाड़ की ओर चल दिया, और 1025 में वह काठियावाड़ स्थित सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। कहा जाता है वहाँ पर शासकों ने या जनता ने, सैनिकों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया। पहले प्रयास को असफल किया, दूसरे प्रयास को भी असफल कर दिया, लेकिन तीसरे प्रयास में महमूद गजनवी के सैनिक दीवारों पर चढ़ गए और मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद सोमनाथ के मंदिर में वह क्रूर अत्याचार हुआ जो शायद हम आँखों से देख नहीं सकते, और आज अगर पढ़ें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महमूद गजनवी को जितना अत्याचार करना था उतना अत्याचार उसने वहाँ के लोगों के साथ किया। निर्दोष स्त्रियों, बच्चों को मारा, काटा गया, उनके साथ जो अन्याय करना था वो उसने किया। और बाद में वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँचा और वहाँ उसने देखा कि भगवान शिव सोमनाथ की मूर्ति उसके खुले हवा में लटक रही थी। तो उसे देखकर एक बार तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर उसने उस मंदिर को, मूर्ति को पूरी तरह तोड़ दिया, और कहा जाता है वहाँ पर एक चांदी का बना मंदिर था, वो छोटा सा रूम, कमरा था यूँ कहें तो, उस कमरे को भी उसने तोड़ दिया, और कहा जाता है यहाँ से उसे अथाह धन संपत्ति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि यहाँ से वह बैलगाड़ी भर के सोना चांदी भरकर लेकर गया, ऊँट पर कई बोरे लाद कर यहाँ से वह अपने प्रदेश गजनी ले गया। और कहा जाता है कि यहाँ के इतना संपत्ति लेकर वह गजनी में गया, और गजनी में ले जाकर उसने प्रदर्शनी लगवाई, तो कहते हैं वहाँ पर सड़कें कम पड़ गई, इतना अथाह संपत्ति उसने सोमनाथ के मंदिर से प्राप्त की। तो इस प्रकार उसने सोमनाथ के मंदिर को भी 1025 में तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, और अथाह धन संपत्ति लूट कर अपने प्रदेश गजनी ले गया। यहाँ से जाते समय सिंध के जाट लोगों ने उनके जाति से गाड़ियों को कई नुकसान पहुँचाया, कई संपदा धन खजाना लूट लिया। तो इस प्रकार इससे की जानकारी जब महमूद गजनवी को लगी तो उसने पुनः सिंध के जाटों को सबक सिखाने के उद्देश्य से 1027 में उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया, और 1027 में उसने सिंध के जाटों पर आक्रमण किया। वहाँ कोई बहुत बड़ी देखें तो उनके पास कोई धन संपत्ति थी नहीं, तो जाटों के खिलाफ उसका संघर्ष रहा, उसमें जाट पराजित हुए, और ये उसका अंतिम आक्रमण रहा। उसके बाद अगर उसे देखें तो अंतिम आक्रमण के कुछ ही समय बाद, यानी अगले 2-3 साल में वह बीमार पड़ गया, और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार अगर देखें तो महमूद गजनवी ने विश्व का जहाँ भी खनिज संपदा या धन, सोने, जवाहरात हैं, वह सभी अपने प्रदेश गजनी में लाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने बगदाद पर भी आक्रमण किया, वहाँ से भी धन संपत्ति गजनी लेकर आया, लेकिन अंतिम समय में उसे भी गजनी को राख होते देखा, और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई।
जब गजनवी ने महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ के मंदिर से जो अथाह धन संपत्ति प्राप्त की, उस अथाह धन संपत्ति से उसकी ख्याति पूरे इस्लाम जगत में एक महत्वपूर्ण प्रसिद्धि के रूप में हो गई और लोग उसे यहाँ तक इस्लामिक जगत का सितारा कहा जाने लगा और खलीफा का प्रमुख व्यक्ति बन गया और खलीफा ने उन्हें सुल्तान की पदवी धारण करने का आदेश भी प्रदान किया और पहला मुस्लिम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। इस प्रकार अगर देखें तो महमूद गजनवी के आक्रमण से भारत की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही इतने आक्रमणकारियों से पंजाब पर उसका एक अधिकार हो गया और पंजाब से इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश होता है और यहीं से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होता है। अरबों बहुत सारे ज्ञान है, नॉलेज है, वो अरबों से भारतीयों ने सीखे और भारतीयों से अरबों ने, तो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और महमूद गजनवी का एक कवि उत्बी ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का वर्णन किया है। साथ ही महमूद गजनवी ने का एक प्रमुख इतिहासकार या लेखक है, वह था अल बिरूनी। अल बिरूनी भी भारत आया था। अल बिरूनी का अगर बारे में अगर हम जानना चाहें तो अल बिरूनी भारतीय इतिहास की एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करता है। तो अल बिरूनी 973 में खीवा में उसका जन्म हुआ था और जब महमूद गजनवी ने खीवा पर आक्रमण किया तो उसे वहाँ से अपने साथ ले आया, बाद में उसे अपने दरबार में रखा और अंततः जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो महमूद गजनवी के साथ अल बिरूनी भारत आ गया और फिर वह वापस नहीं गया। यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया। उसने अपने ग्रंथ में उसको स्थान दिया और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वह ज्योतिष, गणित, खगोल विज्ञान के बारे में उसकी बहुत रुचि थी। उसने भारत में रहकर संस्कृत सीखी, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा उसने। उसके बाद उसने भारत के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं को अपने ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद में वर्णन किया है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ध्यान रखें। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ किसकी रचना है? अल बिरूनी की रचना है। अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया और फिर उसने स्वतंत्र रूप से यहाँ रहते हुए यहाँ के रीति रिवाज, परंपराओं का वर्णन किया। तो सांस्कृतिक उपलब्धियों के वर्णन के साथ ही अल बिरूनी ने भारत के तत्कालीन शासकों के बारे में भी लिखा कि वो कितने स्वार्थी हैं और अपने राज्य के क्षेत्रों से के साथ दूसरे राज्य के क्षेत्र जो भारत के ही राजा हैं एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके साथ संघर्ष करके अपनी शक्ति को पतन की ओर ले गए। और उसने लिखा कि कौन से वो कारण थे जिस कारण से महमूद गजनवी जी की विजय हुई और भारतीय शासक पराजित हुए। तो महमूद गजनवी के साथ जो अल बिरूनी भारत आया, उसने का जो ग्रंथ है तहकीक-ए-हिंद, उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम अगर हम देखें तो आर्थिक नुकसान था भारत का, राजनीतिक रूप से बहुत सारे परिणाम निकले जिसमें लंबे समय तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य के प्रभाव देखे गए और राजनीतिक एकता समाप्त हुई और आगे आने वाले समय में मुस्लिम आक्रमणों का मार्ग और खुल गया और आगे चलकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई।